नमस्कार दोस्तों, सीईसी के लाइव एडिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, कल के लेक्चर में हमने जानने की कोशिश करी प्रसादोत्तर हिंदी नाटक के बारे में, विभिन्न लेखकों के बारे में हमने जाना, उनकी कृतियों के बारे में हमने जाना। बहुत से लेखक और उनकी कृतियों के बारे में हम बता पाए, पर समय के अभाव के कारण ये मुमकिन नहीं हो पाया कि कुछ और लेखकों के बारे में चर्चा की जा सके। तो बिल्कुल भी इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज भी हम प्रसादोत्तर हिंदी नाटक के बारे में ही बात करने वाले हैं और उन विभिन्न लेखकों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया। इसके लिए हमारे साथ एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीसी टंडन, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में, और कई साहित्यिक संस्थाओं से इनका जुड़ाव है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर पीसी टंडन साहब का, और चाहूंगी कि कल की व्याख्या जहां हमने छोड़ी थी इसको हम आगे बढ़ाते हैं अपने आज के इस सेशन में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीईसी के लाइव एडिसेट लेक्चर में। जी धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, जैसा कि कल हमने पिछले लेक्चर में हमने प्रसादोत्तर हिंदी नाटक के प्रथम चरण पर बात की थी। प्रसादोत्तर हिंदी नाटक की जो अवधि है वो तुलना में कुछ ज़्यादा बड़ी अवधि है, और इस दृष्टि से इसमें बहुत सारे नाटककार हैं और उनकी बहुत सारी नाट्य रचनाएं भी हैं। उन नाट्य रचनाओं की वस्तु का वैविध्य भी है, भाषा शैली का और शिल्प का वैविध्य भी है। तो हमने कल प्रारंभिक चरण के कुछ मुख्य नाटककारों की बात की थी, जिसमें पौराणिक कथा वस्तु के आधार पर या पुरा कथाओं के आधार पर, ऐतिहासिकता के आधार पर लिखे गए नाटकों की बात हम कर चुके हैं। उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रसादोत्तर हिंदी नाटकों में दशा और दिशा की दृष्टि से एक, जिसको हम कहते हैं कि क्रांतिकारी परिवर्तन, जिसको हम रेखांकित कर सकते हैं, ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ एक समस्या मूलक नाटकों के आगमन से। उस समय के नाटककार ने अपने आसपास, अपने समाज में, अपनी सभ्यता और संस्कृति में, मानव व्यक्ति के और मनुष्य के जीवन में, समाज और परिवार में किस तरह की समस्याएं थीं, उन समस्याओं को कथा वस्तु से या पात्रों के चरित्र से जोड़कर उनको एक नई तरह की व्याख्या देने की कोशिश की। तो ये क्रांतिकारी परिवर्तन का एक मोड़ था, जिसको हम समस्या नाटक के रूप में भी जानते हैं। बड़े बड़े नाटककार हिंदी के, जिनको हम बहुत चर्चित और प्रतिष्ठित नाटककार मानते हैं, छायावाद के बाद के युग में हम उनकी चर्चा, चाहे वो मोहन राकेश हों, चाहे वो धर्मवीर भारती हों, चाहे वो भीष्म साहनी हों, या इसी प्रकार और दूसरे सुरेंद्र वर्मा हों, ये नाटक की एक लंबी परंपरा इसमें हमें मिलती है। इस युग में लिखित ऐतिहासिक और पौराणिक नाटकों के मूल में भी समस्याओं का ताना बाना विधिवत बुना गया। ये एक बड़ी बात है कि कथा पुरा है, पौराणिक है, कथा ऐतिहासिक है, लेकिन उसकी संदर्भगत व्याख्या वर्तमान युग से जोड़कर की गई है, ताकि उसकी प्रासंगिकता पर भी कोई प्रश्न चिन्ह न लगे। तो समस्याओं का ताना बाना वर्तमान समाज का, समकालीन समाज का, और स्रोत जो है वो इतिहास का और पुराणों का। तो इन दोनों को मिलाकर बहुत ही प्रभावी ढंग से कुछ नाटक लिखे गए, उनका मंचन और अभिनय भी हुआ और उनकी सराहना भी हुई। यहाँ तक कि इस दौर में लिखित बहुत सारे एकांकी नाटक भी, एकांकीकार भी, ये नाटककार एकांकीकार भी थे। इनमें से बहुत सारे नाटककारों ने बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध एकांकियाँ लिखी। उनमें भी उस युग की समस्याओं को उजागर करने के लिए यथासंभव कथा वस्तु को बुना गया, उसकी संरचना तैयार की गई। तो कोई ना कोई एक समस्या उठाकर एक एकांकी लिखा गया, जो जैसा कि हम जानते हैं कि एक अंक की जो नाट्य रचना होती है वो एकांकी कहलाती है। और कहीं कहीं लघु नाटिकाएं भी इस संदर्भ में लिखी गई। पाश्चात्य नाटककार इब्सन और बर्नार्ड शॉ, इन दो नाटककारों ने जिस तरह से विश्व में अपनी नाट्य रचनाओं से अपनी एक तरह से प्रविष्टि, अपनी एक तरह से अपना प्रवेश दर्ज कराया था, तो उनकी नाट्य रचनाओं का और उन नाट्य रचनाओं की वस्तु का प्रभाव भारतीय नाट्य संसार पर भी, यहाँ के नाट्य लेखकों पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगा था। और उसका प्रभाव विधिवत सहर्ष यहाँ के नाटककारों ने ग्रहण भी किया, क्योंकि कुछ समस्याएं, कुछ चुनौतियां जो यहाँ भी प्रासंगिक थी और जो समकालीन एक प्रकार से व्यवस्था में दोष थे, उन दोषों को वस्तु बनाया गया। यूरोप में इब्सन अपने नाटकों की रचना से सन 1875 ईस्वी में एक
बड़ा परिवर्तन, जिसको फिर से अगर मैं कहूं एक क्रांतिकारी परिवर्तन वो कर चुके थे। व्यक्ति और समाज के परस्पर प्रभाव, यानी मनुष्य का और समाज का संबंध क्या है, क्या वह बूंद का और समुद्र का संबंध है, अस्तित्व की बात है तो बूंद के अस्तित्व की बात, फिर समुद्र की समृद्धि की बात, दोनों परस्पर एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। घात प्रतिघात भी हैं समाज में, एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार है, कटुता है, उसकी चर्चा भी। और इसी तरह व्यक्ति की इन तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों में रक्षा की चिंता, ये भी इन नाटककारों की नाट्य वस्तु बनती है। व्यक्ति और समाज के द्वंद्व का मार्मिक चित्रण, व्यक्ति की समाज के भीतर रहकर जो द्वंद्वात्मक स्थितियां बनती हैं, वो चाहे पारिवारिक हों, चाहे सामाजिक हों, चाहे व्यक्तिगत हों। हम सोचते कुछ हैं लेकिन व्यवस्था कुछ कहती है, हमारा आचरण कुछ होता है लेकिन हमारी मन स्थिति कुछ और होती है। तो इस तरह के घर परिवार में संबंधों को लेकर, रिश्ते नातों को लेकर, या जो आधुनिकता के कारण या पूंजी के कारण या बाजार के कारण जो समस्याएं पैदा होती हैं, बेरोजगारी के कारण जो समस्याएं पैदा होती हैं, और जो हमारा जो स्वप्निल लोक है वो जब बिखरने लगता है, हमें लगता है कि पूरा आकाश हमारा है लेकिन हमें ढूंढने पर एक कोना भी नहीं मिलता। तो ये जो द्वंद्वात्मक स्थिति है, उस स्थिति का भी बड़ा सुंदर चित्रण नाटककारों ने किया है। हृदय स्पर्शी कुशल चित्रण इन नाटकों में बखूबी नाटककारों ने किया, बार बार किया। नोबेल पुरस्कार सन 1926 में मिला जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बहुत बड़े नाटककार के रूप में विश्व नाट्य मंच पर अवतरित होते हैं, और नोबेल प्राइज जैसा, नोबेल पुरस्कार जैसा सम्मान उनको दिया गया। उस सम्मान के बाद नाट्य और साहित्य दोनों संसारों में, दोनों जगत में एक तरह से धूम मच गई उनकी, और उनके नाटकों, उनकी नाट्य प्रस्तुतियों, उनके नाटकों की संरचनाओं को लेकर के पूरे विश्व में एक तरह से प्रशंसा का दौर बन गया, अनुसरण का दौर भी बन गया। परिणामतः हिंदी के नाट्यलोक में भी समस्या नाटकों की एक धारा उसी प्रभाव से प्रवहमान होने लगी। बर्नार्ड शॉ ने जिस तरह के नाटकों की रचना की थी, उसका प्रभाव हमारे नाटककारों पर भी हुआ, और उन्होंने भी उसी तरह की समस्यात्मक नाट्य श्रृंखला तैयार करनी प्रारंभ की। जगदीश चंद्र माथुर के बाद, जब हम जिसकी चर्चा हमने पहले की है वहां तक, जगदीश चंद्र माथुर के बाद इस युग में एक बड़ा नाम नाटक के क्षेत्र में उभरता है, वो है धर्मवीर भारती का। धर्मवीर भारती ने अपनी नाट्य रचना विशेष रूप से अंधा युग के माध्यम से ऐसा क्रांतिकारी प्रवेश किया नाटक की दुनिया में, और वो गीति नाट्य के रूप में या नाट्य गीति के रूप में हम उसकी चर्चा करते हैं। और उन्होंने महाभारत की पूरा कथा को उठाया, लेकिन वर्तमान संदर्भों में उसकी व्याख्या की और समस्या उठाई कि जो चुनौतियां उस जमाने में महाभारत के युग में थीं, वो चुनौतियां, वो समस्याएं आज भी समाज के सामने उसी तरह से खड़ी हुई हैं। तो भारती ने अपने काव्य नाटक अंधा युग से हिंदी नाटक को और रंगमंच को, क्योंकि नाटक और रंगमंच का जो साथ है वो चोली दामन का साथ है, तो उन्होंने रंगमंच को भी गहरी कलात्मक सार्थकता देने की कोशिश की, क्योंकि उनका भी मानना था कि नाट्य रचना का यदि प्रदर्शन ना हो, अभिनय ना हो, मंचन ना हो, और वह दर्शकों तक सीधे अभिनेता के माध्यम से पहुंच ना पाए, तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसलिए उन्होंने नाट्य रचनाओं के अनुकूल रंगमंच में परिवर्तन की वकालत की और कहा कि रंगमंच के लिए नाटक, जैसी चर्चा जयशंकर प्रसाद ने भी की थी कि रंगमंच नाटक के अनुकूल तैयार होना चाहिए, क्योंकि मंच जो है वह एक अलग व्यवस्था है। नाटककार जब नाटक लिखता है तो रंगमंच की परिकल्पना उसके मनोमस्तिष्क में रहती है, इसलिए रंगमंच को टेक्निक के आधार पर, प्रौद्योगिकी के आधार पर या विद्युतीय चमत्कार के आधार पर उसको ढाला जा सकता है। तो भारती ने भी उसी तरह की बात कही और रंगमंच को गहरी कलात्मक सार्थकता देने की, प्रदान करने की वकालत भारती जी करते रहे। नाट्यशिल्प में परिवर्तन करने वाले नाटकों में अगर हम कोणार्क नाटक की बात करते हैं, जिसकी चर्चा हमने पहले की है, तो इसके बाद हम एक दूसरे नाटक अंधा युग की बात करते हैं जो धर्मवीर भारती का लिखा हुआ है, और तीसरा नाटक इस क्षेत्र में आषाढ़ का एक दिन है, जो मोहन राकेश का बड़ा चर्चित और प्रसिद्ध नाटक है। इन्होंने मंच को, कथा वस्तु को, माने नाट्य वस्तु को एक नए आयाम से जोड़ने की
बड़ी महत्वपूर्ण कोशिश की, सफल कोशिश की और उसकी सराहना भी की गई। समस्या नाटकों के सृजन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई नाटककार निभा रहा है तो उसका नाम है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल ने जिस तरह के नाटक हमारे सामने रखे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्तुतियों के साथ अवतरित होते हैं। डॉक्टर लाल के मुख्य रूप से जो नाटक हैं जिनकी चर्चा हम उल्लेखनीय समझ रहे हैं, मिस्टर अभिमन्यु उनका बड़ा प्रसिद्ध नाटक है और बहुत बार उसका मंचन हुआ है। सूर्यमुखी, रात रानी, दर्पण और मादा कैक्टस, ये कुछ प्रमुख नाटक हैं जो डॉक्टर लाल के, लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं और इनको पाठ्यपुस्तकों में या हिंदी नाटक के उद्भव विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है। और डॉक्टर लाल की जो नाट्य चेतना है वो निश्चित रूप से उस परंपरा की नाट्य चेतना से थोड़ी विलग है, अलग है और उन्होंने नए तरीके से देखने समझने की कोशिश की है। इसी क्रम में कमलेश्वर एक बड़ा नाम है जिन्होंने बहुत अच्छे उपन्यास भी, कहानियाँ भी लिखी और वो दूरदर्शन से भी जुड़े रहे। तो उनकी नाट्य रचनाओं में भी जब हम विचार करते हैं कि जो समस्यात्मक नाटक लिखने की एक श्रृंखला, एक परंपरा शुरू हुई, उसमें कमलेश्वर का अधूरी आवाज़ एक नाटक है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। चिरंजीत जिन्होंने रेडियो के लिए विशेष रूप से बहुत नाटक लिखे और उनका तस्वीर उसकी नाम से एक नाटक आया और अभिमन्यु चक्रव्यूह में ये दूसरा नाटक है। ये दोनों नाटक भी उस समकालीन समस्याओं को प्रकट करने की महत्वपूर्ण कोशिश इनमें दिखाई देती है। विनोद रस्तोगी का नए हाथ भी एक नए तरह का प्रयोग है। उन्होंने भी समस्याओं को व्यक्त करने का, समकालीन चुनौतियों के साथ जोड़कर प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मन्नू भंडारी एक और नाम है जो कथा साहित्य में बड़ा चर्चित नाम है, जिनके उपन्यास, जिनकी कहानियाँ हम समय समय पर पढ़ते रहे हैं। उन्होंने बिना दीवारों के घर नाम से एक नाटक लिखा और इस नाटक ने भी अपनी उपस्थिति बाकायदा रेखांकित की, दर्ज की और लोगों ने इस नाटक को, इसकी प्रस्तुतियों को बहुत सराहा। इस युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाट्य रचना मानी गई मोहन राकेश की आधे अधूरे। आधे अधूरे ने एक और क्रांतिकारी पहल की। यह आधे अधूरे नाटक संबंधों के बिखराव का नाटक है, मनुष्य के जीवन चरित्र में उसके दोहरेपन का नाटक है और किस तरह से एक ही छत के नीचे रहकर हम संबंध होते हुए भी संबंधों के अनुभव से दूर जीते हैं, ये उसका भी नाटक है। भाषा का नया तेवर और उसकी एक नई तुरशी अगर हमें देखनी है, एक तीखापन हमें देखना है, वह भी इस नाटक की महत्वपूर्ण देन है। किस तरह से संवाद योजना बनाई गई है, आधे अधूरे संवादों से पूरी बात कहने की कला मोहन राकेश ने इस नाटक के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो ये आधे अधूरे नाटक भी, इसके कई बार मंचन हुए और जब जब इसका मंचन हुआ, आज भी यदि इसका मंचन होता है तो उतना ही स्वागत इसका होता है, उतनी ही सराहना इस नाटक की जाती है। इस युग में संस्कृत से हिंदी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनेक नाट्य रचनाओं के अनुवाद भी इन्हीं नाटककारों ने, जो हमारे चर्चित प्रसिद्ध नाटककार हैं, उन्होंने किए और उन नाटकों का जो अनुदित नाटक हैं उनका मंचन भी विधिवत स्टेज पर या मंच पर जगह जगह पर होता रहा। पूरे भारत में हम इस परंपरा को देख सकते हैं। दिल्ली में स्थित एक NSD नाम की संस्था है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसको हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नाम से जानते हैं। इस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने बहुत महत्वपूर्ण काम नाटकों के प्रदर्शन में किया और नाटकों के अनुवाद में भी किया। बहुत से विदेशी नाटककारों के नाटकों का हिंदी में अनुवाद कराया, फिर उसका प्रदर्शन या अभिनय कराया और एक बहुत ही प्रशंसा उन्हें इस माध्यम से मिली। तो NSD का योगदान निश्चित रूप से नाटकों के विकास में, विशेष रूप से इस दौर में, प्रसादोत्तर युग में, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पाश्चात्य भाषाओं के श्रेष्ठ नाटकों का हिंदी में अनुवाद और मंचन और भारतीय भाषाओं के बहुत सी, मराठी का, गुजराती का या दक्षिण भारतीय भाषाओं का, इन बंगला के बहुत सारे इन अनुवादों के बाद इनका मंचन इस संस्था द्वारा स्थान स्थान पर हुआ और निश्चित रूप से इससे नाटक की जो यात्रा है वो समृद्ध हुई, संपन्न हुई और सुविचारित दिशाओं से मिलती चली गई। अनेक नाट्य मंडलियों ने भी अपने
सीमित साधनों के बावजूद इस क्षेत्र में यानी रंगमंच की दृष्टि से, अभिनेता की दृष्टि से काम किया, सराहनीय काम किया और उसे हम महत्वपूर्ण योगदान के रूप में देखते भी हैं। बहुत से विश्वविद्यालयों ने भी आंतरिक स्तर पर इस तरह के नाटकों की शिक्षण प्रशिक्षण दिया, उनके मंचन आदि के लिए जगह जगह पर शो किए गए और विद्यार्थियों ने या जो बहुत ही प्रशिक्षित अभिनेता थे उनके सहयोग से, उनके निर्देशन में इस तरह के नाटकों का मंचन किया और उसकी परंपरा आज भी जीवित है। चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत सारे कॉलेजों की बात करें जहां पर समय समय पर नाटकों का इस प्रकार का प्रदर्शन आज भी जारी है, उसमें विद्यार्थी पूरी रुचि के साथ भागीदारी निभाते हैं। तो हम देख सकते हैं ऐसी बहुत सारी हिंदी सेवी संस्थाएं जो न केवल दिल्ली में अपितु पूरे भारत में वो भी इस तरह के नाटकों का मंचन करते हैं। जब कभी कोई समारोह हो, कोई संगोष्ठी हो, तो उस संगोष्ठी के प्रारंभ में या बाद में एक नाटक प्रदर्शित करने की परंपरा भी आज बनी हुई है और उसमें भी बहुत से चर्चित पारंपरिक नाटक भी रहते हैं और कुछ नए नाटकों की कल्पना भी की जाती है। कुछ जो प्रासंगिक विषयों को लेकर तैयार किए गए या प्रदर्शित किए गए नाटक हैं उनकी परंपरा भी रहती है। जब हम समस्या नाटकों और नाटककारों के प्रदेय पर एक दृष्टि डालते हैं कि कौन कौन से नाटककार हैं या कौन कौन सी नाट्य रचनाएं हैं जिन्होंने इस समस्या नाटक को बल दिया और उसे अपनी एक अलग पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका उनकी निभाई, तो उसमें लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाम भी चर्चित है, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन कुछ नाटक जो समस्या नाटक के रूप में हमारे सामने आए, राक्षस का मंदिर जो उन्होंने 1931 में तैयार किया, सन्यासी 1931 का ही नाटक है, मुक्ति का रहस्य 1932, राजयोग 1934 ईस्वी में लिखा गया नाटक है, सिंदूर की होली 1934 में और आधी रात 1937 में लिखा गया नाटक है। ये सब वो नाटक हैं जो समस्याओं के साथ प्रदर्शित भी हुए और पठनीय भी हुए, उनको लोगों ने बड़ी अभिरुचि के साथ पढ़ा भी, आनंद भी लिया। बेचन शर्मा उग्र ने भी इस समस्या नाटक की श्रृंखला में अपना योगदान किया। उसमें डिक्टेटर एक नाटक है जो 1937 में आया, चुम्बन एक दूसरा नाटक है जो 1938 में आया और आवारा 1941 में लिखित एक तीसरा नाटक है। ये तीनों नाटक तीन अलग प्रकार की समस्याओं के साथ हमारे सामने आते हैं और इन्हें भी समय समय पर प्रदर्शित किया जाता रहा, मंचन किया जाता रहा। गोविंद वल्लभ पंत ने अंगूर की बेटी नाम से एक नाटक 1937 में लिखा। इसमें भी कुछ तत्कालीन जो समाज की और संस्कृति की समस्याएं हैं, जो परिवारों की और परिवारजनों की समस्याएं हैं, उनको उठाया गया। भगवती प्रसाद वाजपेयी ने छलना नाम से एक नाटक 1939 में लिखा। वाजपेयी जी भी अच्छे साहित्यकारों में, प्रतिष्ठित साहित्यकारों में जाने जाते हैं। उन्होंने भी नाट्य रचना के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाई और छलना के माध्यम से कुछ सामाजिक समस्याओं को उजागर किया। सूर्य नारायण शुक्ल ने खेतीहर देश नाम से एक नाटक लिखा 1939 में ही और उसमें जो कृषक जगत है, उस तरह की समस्याएं, ऐसी चुनौतियां और किस तरह से हम कृषि प्रधानता की ओर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भरता बढ़ा रहे हैं, उसको भी उन्होंने ध्यान में रखकर बात की। गणेश प्रसाद द्विवेदी का सोहाग बिंदी नाम से एक नाटक आया 1935 में और सेठ गोविंद दास एक और बड़ा नाम है नाटक की दुनिया में, एकांकी नाटकों की दुनिया में। सेठ गोविंद दास ने विकास नाम से एक नाटक 1941 में लिखा। विकास जो आज का भी एजेंडा है और तब का भी एजेंडा था, यानी 1940 से लेकर और 2014 तक ये 75 साल में आज भी विकास उसी तरह का मुद्दा है। तो ये एक समस्या तब भी थी क्योंकि हम आज़ादी की तरफ बढ़ रहे थे और विकास की परिकल्पना हम कर रहे थे, लेकिन यहाँ चारित्रिक दृष्टि से उसकी चर्चा की गई। उन कथा की जो बनावट है, जो रचना है, जो ताना बाना है, उसको इन तमाम घटनाओं से, समकालीन समस्याओं, चुनौतियों से जोड़कर हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। सेवापथ है, प्रकाश, सेवापथ 1940 में लिखा गया, प्रकाश 1935 में लिखा गया। संतोष कहाँ, एक प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कि संतोष कहाँ है, उस मुद्दे को उन्होंने 1945 में उठाया क्योंकि जो अतृप्त इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, उसके संदर्भ में महत्व किसको महत्व दें, जीवन में क्या है जो महत्वपूर्ण है, इस पर विचार करने का प्रयास भी इस नाटक के माध्यम से 1947 में किया गया। और गरीबी और अमीरी नाम से एक नाटक 1947 में उन्होंने लिखा, जिसमें गरीबी और अमीरी को आमने सामने रखते हुए, तुलना करते हुए चर्चा की कि
जो समकालीन समाज में असमानता है, विषमता है, वह भी एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी समस्या है। तो इस तरह के प्रश्न सेठ गोविंद दास ने अपने नाटकों के माध्यम से उठाए। ऐसी समस्याओं के समाधान खोजने के लिए उन्होंने हम सबको प्रेरित किया। इसी तरह उपेंद्रनाथ अश्क ने लक्ष्मी का स्वागत 1935 में, स्वर्ग की झलक 1940 में, देवताओं की छाया 1940 में, और जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, छठा बेटा, यह भी 1940 में, और अलग अलग रास्ते 1954 में। ये कुछ नाटक हैं जो अश्क जी ने भी लिखे, और ये प्रसादोत्तर नाटकों की दुनिया में दूसरे चरण में आकर भी उतने ही प्रासंगिक बने रहे, और इनके मंचन का दोहराव बढ़ता चला गया। बार बार इनके प्रदर्शन की मांग होती रही। इसी तरह अंजो दीदी, भंवर, बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन, ये भी सारे समस्या नाटक हैं जो उपेंद्रनाथ अश्क के हैं। समय समय पर इनका प्रदर्शन मंचन भी होता रहा। तो ये जो प्रसादोत्तर नाटक की एक बड़ी दुनिया, एक बड़ा संसार है, उसमें इन नाटककारों ने समस्याओं को सामने रखते हुए नाटकों की रचना की। पृथ्वीनाथ शर्मा जो बहुत अच्छे नाटककार के रूप में उभर कर आते हैं, उन्होंने 1938 में एक दुविधा नाम से एक नाटक लिखा, जो द्वंद्व है, निर्णय न लेने की स्थिति है, उस मानसिकता को, उस समस्या को जिसके प्रेरक कारण समाज में दिखाई देते हैं, उनको उठाया। अपराधी 1939 में एक और समस्यात्मक नाटक हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसी तरह 1944 में सांप नाम से एक नाटक, ये भी एक पूरी श्रृंखला हमें मिलती है जिसमें इस तरह के नाटकों का लगातार सृजन हुआ। प्रेमी जी का, हरिकृष्ण प्रेमी जी का छाया नाटक 1941 का, और बंधन नाटक 1941 का, वो भी इस श्रृंखला में इस दृष्टि से महत्वपूर्ण नाटक माने गए। हालांकि प्रेमी जी के नाटकों का मूल कथ्य वह सांप्रदायिक सद्भाव रहा, राष्ट्रीय चेतना रहा, क्योंकि उसका प्रभाव प्रसाद जी से उन्होंने ग्रहण किया था। लेकिन बाद के दौर में दूसरे चरण में उन्होंने कुछ समस्या मूलक नाटक भी लिखे, और वह भी उसी हर्ष के साथ स्वीकार्य हुए। वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक कथाकारों की दुनिया में सबसे पहला और ऊंचा नाम या शीर्षस्थ नाम हम मानते हैं। वर्मा जी के बहुत सारे उपन्यास जो इतिहास सम्मत उपन्यास माने जाते हैं, वो उस श्रृंखला में उन्होंने नाटक में भी खिलौने की खोज नाम से एक चर्चित नाटक लिखा, जो 1950 में लिखा गया। यह इतिहास सम्मत चेतना उनकी यहाँ भी दिखाई पड़ती है, लेकिन समकालीन समाज की जो बहुत ज्वलंत समस्याएं हैं उनको उन्होंने उठाया। ये सब के सब नाटक और सभी नाटककार वस्तुतः समाज, भारतीय समाज में, भारतीय व्यवस्था में, या हम कहें कि भारतीय रिश्तों में जो समस्या देख रहे थे, उन समस्याओं को इन्होंने उठाया है। सामाजिक और पारिवारिक जीवन की समस्याओं को इन्होंने विधिवत श्रृंखलाबद्ध उठाया। प्रेम और विवाह की समस्या, जिसे हम साथ नाटक में देख सकते हैं। पृथ्वीनाथ शर्मा का साथ नाटक है, जहां वो प्रेम और विवाह की समस्या, ये उस दौर की एक बड़ी समस्या थी। प्रेम, विवाह, प्रेम के बाद विवाह का संबंध होगा कि नहीं, विवाह और प्रेम का क्या कोई अनिवार्य साथ है कि नहीं, ऐसे तमाम प्रश्न उन्होंने उठाए। नैतिकता और अनैतिकता की समस्या, इसको अपराधी नाटक में पृथ्वीनाथ जी ने ही उठाया। अपराधी नाम से उनका नाटक आया, और क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, हम किसका स्वागत करें और किसकी निंदा करें, ये हमें किस तरह से इसका निर्णय करना होगा, इसका उल्लेख उन्होंने इस नाटक में किया। आधुनिक शिक्षा के दुष्परिणामों की चर्चा स्वर्ग की झलक नाम से उपेंद्रनाथ अश्क ने एक नाटक लिखकर की। स्वर्ग की झलक, हमें लगता है कि हमारे स्वर्णिम दिन, स्वर्गिक दिन हमारे सामने है, लेकिन ये जो शैक्षिक व्यवस्था है, यह बदलते हुए शिक्षा के स्वरूप को लेकर, आधुनिकता के कारण, शिक्षा जगत में हो रहे परिवर्तन के कारण, समाज में जो चुनौतियां, जो समस्याएं आ रही हैं, जो संकट आ रहे हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, उनका निदान क्या हो, ये सारे प्रश्न उन्होंने इस नाटक के माध्यम से हमारे सामने रखे हैं। अमीरी और गरीबी का द्वंद्व, ये गरीबी और अमीरी नाम से जो सेठ गोविंद दास का नाटक है, कि अमीर आदमी की विलासिता, उसका भोग, उसकी जीवनचर्या, उसकी जीवन शैली,
और दूसरी तरफ एक गरीब आदमी की जीवन शैली, उसकी जीवनचर्या, इन दोनों को आमने सामने रखकर उन्होंने जिस तरह का एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है वो बहुत ही सुंदर है। और निश्चित रूप से उसको देखकर ये प्रश्न उठते हैं कि हम क्या इस व्यवस्था को ही अंतिम व्यवस्था मानकर चलना चाहते हैं या इसमें कहीं कोई परिवर्तन की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। विधवा के पुनर्विवाह की समस्या जो उस समय की, उस समाज की एक बड़ी समस्या थी, और इसकी शुरुआत हम भारतेंदु और द्विवेदी युग में देख सकते हैं। जो हमारे समाज सुधारक थे, जो हमारे मार्गदर्शक राजनेता थे, उन्होंने भी इस तरह की समस्याओं को उठाया था। लेकिन इस प्रसादोत्तर नाट्य युग की दूसरे चरण की स्थिति में ये समस्या बाकायदा उसी तरह बरकरार थी कि जो विधवा है उसमें उसका क्या दोष है और विधवा का पुनर्विवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, समाज उसे स्वीकृति क्यों नहीं दे रहा, और इस पुनर्विवाह के बाद स्थितियां कैसे और किस रूप में बदल सकती हैं, ये तमाम प्रश्न उन्होंने इस नाटक के माध्यम से उठाए हैं। प्रेमी के वर्ण की समस्या, जो प्रेम का जो संबंध है, उस प्रेम संबंध के बाद क्या वह प्रेम पात्र वर्ण के योग्य भी होगा कि नहीं होगा, यदि होगा तो उसका आधार क्या होगा, उसका चिंतन क्या होगा, ये समस्या भी उस समय एक ज्वलंत समस्या थी और इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई। घूसखोरी की समस्या और जालसाजी की समस्या, ये समस्या घूसखोरी या जालसाजी की कोई वर्तमान समाज की समस्या नहीं है, ये भी लगभग 70-75 साल पहले से इस समस्या का हम निवारण खोज रहे हैं, लेकिन हम इस रोग से मुक्त नहीं हो पा रहे। तो आज भी बार बार, चाहे वो राजनीतिक मंच पर हो, चाहे वो सामाजिक सांस्कृतिक मंच पर हो, चाहे वो शैक्षिक मंच पर हो, हम इस चिंता को समय समय पर व्यक्त करते हैं, दोहराते हैं कि घूसखोरी बहुत बड़ी समस्या समाज के लिए, जो विकास में बाधा बन रही है, जो चारित्रिक जो मुद्दे हैं उन पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। हमारा व्यवहार जब कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं तो कुछ और होता है, और कुर्सी के सामने बैठे होते हैं तो कुछ और होता है। ऐसे तमाम प्रश्न इन नाटकों में उठाए गए हैं। न्याय और अन्याय की समस्या, इसको खास तौर पर लक्ष्मी नारायण लाल ने उठाया कि किसको हम न्याय माने और किसे अन्याय माने। कई बार कुछ प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं, हम नहीं जानते कि हमारे किस कार्य का, किस कृत्य का, किस अपराध का हमें ये प्रायश्चित करना पड़ रहा है, या ये अन्याय विधि के द्वारा हो रहा है, व्यवस्था के द्वारा हो रहा है, समाज के द्वारा हो रहा है, इसका उत्तर हमें नहीं मिलता। लेकिन इसको बहुत ही खूबी के साथ उन्होंने बहुत ही बारीकी से विश्लेषण करते हुए नाटक की ताने बाने से बुना लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। पुराने मूल्यों के विघटन की समस्या, जो विनोद रस्तोगी का नए हाथ नाम से एक नाटक जिसकी चर्चा अभी हमने की थी, असल में हम अपने जैसे जैसे आधुनिक हो रहे हैं या आधुनिकता के इस आवरण से अपने को जकड़ता हुआ महसूस कर रहे हैं, हम इस छटपटाहट से उन पुराने मूल्यों को जो हमारे हाथ से फिसलते जा रहे हैं, उन पुरानी धरोहरों को जो हमें लग रहा है कि हमसे दूर जा रही हैं, हम उनको देखकर विकल भी हैं, बेचैन भी हैं, लेकिन आधुनिकता के इस जाल में हम अपने को जकड़ा हुआ महसूस भी कर रहे हैं। हम इस द्वंद्वात्मक स्थिति में हैं कि हम क्या करें, क्या हमारे वो पारंपरिक मूल्य, वो पुरा मूल्य हमें आगे तक ले जाने में हमारी मदद करेंगे, या हमें कुछ परिवर्तन करते हुए, आधुनिकता को स्वीकार करते हुए, पुरातनता का आवरण उतारते हुए आगे बढ़ना है। ऐसे कुछ प्रश्न इस नाटक के माध्यम से उठाए गए हैं। ये सभी नाटक वस्तुतः बुद्धिवादी दृष्टिकोण की देन है। तर्क प्रधानता जीवन में आने लगी थी इस युग में। हम हर प्रश्न का उत्तर तार्किक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से खोजने लगे थे। हमारी आस्था, हमारा विश्वास ये डगमगाने लगा था। जो पारंपरिक हमारे विश्वास थे उन पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा था, और जो चीज़ें हमें परिवार से, समाज से, संस्कार से, परिपाटी से मिली थी, वो एक तात्कालिक समाज में चुनौती बनने लगी थी। तो ऐसे में निश्चित ही विज्ञान का और तर्क का सहारा लेकर, बुद्धि का सहारा लेकर हम आगे बढ़ना चाहते थे। इन नाटकों में वस्तुतः इसी तरह की संरचना की गई थी। इस युग का नाटककार कृत्रिमता में, आडंबर में और पाखंड में अब भरोसा नहीं करना चाहता था। जिस तरह की भारतेंदु युग के नाटकों में
या द्विवेदी युग के नाटकों में हम जिस तरह की कृत्रिमता का, आडंबर का, पाखंड का, दिखावे का प्रदर्शन देखते हैं, ये जो पारसी रंगमंच आदि या उस जमाने के थिएटर ने जिस तरह की संरचनाएं और पात्रों की परिकल्पनाएं की थीं, उनको लेकर इस युग का नाटककार अब उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उनको लेकर वो चिंतित है और उन्हें बदलना चाहता है। खोखले आदर्श का समर्थन अब इस युग का नाटककार नहीं करना चाहता। इसका मतलब है कि नाटक आदर्श से अब यथार्थ की ओर बढ़ चला था। ठीक वैसे ही जैसे प्रेमचंद के उपन्यासों के और कहानियों के बारे में हम कहते हैं कि वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद तक आ गए थे अंतिम दौर में, और उन्होंने कफन कहानी के माध्यम से या गोदान उपन्यास के माध्यम से जिस तरह के यथार्थ को हमारे सामने चित्रित किया था, तो ये समाज का एक दौर था जहां धीरे धीरे मोह भंग हो रहा था, स्वप्न टूट रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जो कुछ हमने सोचा था वह वायवी या काल्पनिक था, लेकिन वस्तुतः वास्तविकता कुछ और है जीवन की, और उसका सामना करने के लिए हमें अपने को तैयार होना चाहिए। इसी तरह कपोल कल्पनाएं जो इससे पहले के नाट्य युग में या इससे पहले की साहित्य सृजन की श्रृंखला परंपरा में विद्यमान थी, उनसे भी इस युग का नाटककार अपने को विलग कर रहा था। वह कपोल कल्पनाओं को एक तरह से त्याज्य मान रहा था और उसे अब जीवन का हिस्सा स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं था। वह तो मानसिक और आध्यात्मिक तृष्णा की शांति चाहता था। अब जो नाटककार है उसे मानसिक तोष चाहिए, उसके मनोमस्तिष्क में जो प्रश्न उठ रहे हैं, जो समस्याएं, जो चुनौतियां कुलबुला रही हैं, जिसके कारण वो दिन और रात में सो नहीं पा रहा, ऐसी तमाम समस्याओं का उत्तर खोजना चाहता है और उस उत्तर से वो एक शांति की तलाश करना चाहता है। इसी तरह आध्यात्मिक तृष्णा भी चाहिए, यानी वह चाहता है कि ये जो जीवन मरण है, ये जो सांसारिकता है, यह जो भौतिकता है, यह जो बाजारीकरण है, या यह जो पूंजीवादी व्यवस्था है, क्या यही अंतिम सत्य है या इसके बाद कोई और सत्य भी है, इसके बाद कोई और लक्ष्य भी है जिससे मनुष्य को, पूरी व्यवस्था को सुख और शांति का या एक प्रकार से विश्रांति का अनुभव हो पाएगा। उसे केवल मनोरंजन नहीं चाहिए, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य समाज में, अपने काव्य सृजन में की थी, केवल मनोरंजन ही ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो वहाँ उन्होंने उपदेश की बात की थी। यहाँ का नाटककार कहता है कि केवल मनोरंजन नहीं, नाटक ऐसा नहीं कि आपने नाटक देखा 2 घंटे 3 घंटे या 1 घंटा और वहीं मनोरंजन किया और वहीं पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम वापस आ गए। नहीं, एक सुनिश्चित निहित संदेश उसका, एक उद्देश्य उसका होना चाहिए जिसको लेकर दर्शक अपने घर आए, उस पर सोचे, उस पर विचार करे और फिर उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी कर सके। तो मनोरंजन के बाहर भी आधुनिक शिक्षा और अद्यतन ज्ञान, ये नाटक का एक लक्ष्य बनना चाहिए। हम कैसे अपने को, अपने समाज को, अपने परिवार और बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को कैसे अधुनातन और अद्यतन बना सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। हम विश्व की समस्त जानकारियों को नाट्य रचना से जोड़कर प्रदर्शित, क्योंकि नाटक एक प्रकार से विषय वस्तु को सहजता के घोल में परोसने की कोशिश करता है। दर्शक जब सामने घटते हुए चीजों को देखता है तो वह उसके मनोमस्तिष्क पर अंकित हो जाती हैं, फिर वो भुलाए भूलते नहीं, वो दृश्य उसे युग युगांतर तक यानी लंबे समय तक याद रहते हैं। वह रूढ़ियों की जंजीरों को तोड़ने के लिए छटपटा रहा है। इस युग का नाटककार ये जो रूढ़ियों का बंधन था या वो जंजीरें जो हमें जकड़े हुए थी लेकिन उनके औचित्य का उत्तर हमारे पास नहीं था, हम क्यों इस तरह का आचरण कर रहे हैं, तो ऐसे टोने टोटके, ऐसे रूढ़िवादी विचार, ऐसी परिपाटियां जो आज जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनको तोड़ना चाहता है। वह साहित्य और समाज की स्वतंत्रता की चिंता करता है। उसे समाज की स्वतंत्रता, चाहे वो परंपरा, वह जो दलित और गलित परंपरा है, वह जो सड़ी हुई रूढ़िवादी परंपराएं हैं, उनको तोड़ना चाहता है। लेकिन जिन परंपराओं से हमें मूल्य चेतना मिलती है, उनका संपोषण भी करना चाहता है, उन परंपराओं का अभिवादन भी करता है जो वस्तुतः मूल्य का संचरण हमारे जीवन में, हमारी व्यवस्था में करती हैं। वह नैसर्गिकता की बुनियाद पर, उस स्वाभाविकता की बुनियाद पर आधुनिक बौद्धिक विलास से रचना करना चाहता है। ये मूल बात यह है कि उसे यह लगता है कि जो प्रकृति प्रदत्त है,
उस प्रकृति प्रदत्त का वास्तविक प्रदेय क्या है, उसकी महत्ता क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है, उसको तर्क के साथ ग्रहण करना चाहिए और फिर उसके परिरक्षण की चिंता भी हमें करनी चाहिए। हमारा वर्तमान जीवन उस ईश्वर प्रदत्त जो स्रोत हैं या जो जिनको हम कह सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन है, उनकी संरक्षा कैसे की जाए, उन पर हमारा जीवन आधारित है। यदि वो नहीं बचेंगे तो जीवन भी नहीं बचेगा। ऐसे कुछ प्रश्न भी नाटक के माध्यम से इन नाटककारों ने उठाए हैं। इस तरह समस्या नाटकों में हम देख सकते हैं कि जब किसी समस्या विशेष को लेकर नाटक की कथा वस्तु का या नाट्य वस्तु का सृजन होता है, उसकी संरचना तैयार होती है, तो नाटककार यह भी देखता है कि मंच पर मंचन करते हुए उसमें पात्रों की बहुत ज़्यादा भीड़ भी ना हो, क्योंकि अगर पात्रों की संख्या बहुत अधिक होगी तो जो संप्रेष्य वस्तु है, जो उद्देश्य है, वो थोड़ा सा गौण हो जाता है। इसलिए इन नाटकों में, समस्या नाटकों में नाटककारों ने पात्रों की संख्या यथासंभव कम की है। ये सायास प्रयास है उनका कि कम पात्रों से ज्यादा बड़ा संदेश, ज्यादा विस्तृत चेतना हम पहुंचा सकें। इनमें कार्य व्यापार भी नियंत्रित किया गया है। जैसे पहले क्या होता था कि एक नाटक के साथ 2, 3, 4 गौण कथाएं भी साथ साथ चलती थीं, कुछ गौण पात्र भी साथ साथ चलते थे, अभिनेता और अभिनेत्री के साथ साथ कुछ अन्य पात्रों की उपस्थिति भी बीच बीच में होती रहती थी। लेकिन इन्होंने, इन समस्या नाटक के सृजक जो नाटककार थे, उन्होंने कार्य व्यापार को सीमित या नियंत्रित किया और वो चाहते थे कि एक सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय विषय एक रखें और उसी को फिर आगे बढ़ाते चलें। जीवन की विस्तृत कथा या भूमि इन नाटकों में नदारद थी। बहुत बड़ी बड़ी, माने जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा या कई कई युगों की कथा, ऐसा इन नाटककारों ने नहीं लिया। इन्होंने जीवन के एक अंश पर, एक हिस्से पर, एक समस्या पर, एक चारित्रिक रूप पर इस तरह से नाटक लिखे ताकि जिसको हम कहते हैं कि विशेष रूप से विशेष मुद्दे पर केंद्रित ध्यान आकृष्ट किया जा सके। लक्ष्मीनारायण मिश्र जो हिंदी समस्या नाटक के जनक भी माने जाते हैं, हिंदी समस्या नाटक का जनक अगर हम किसी को मानते हैं तो लक्ष्मीनारायण मिश्र को मानते हैं। वे भी इन समस्या नाटकों में भावुकता को गौण कर देते हैं। इससे पहले के नाटकों में, क्योंकि रोमांटिक नाटक थे, प्रेम संबंधी नाटक थे, तो उनमें भावना का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता था। लेकिन इन नाटकों में लक्ष्मीनारायण मिश्र तक आते आते भावुकता हाशिए पर चली गई थी और समस्या, यथार्थ, तर्कणा या बौद्धिकता ये केंद्र में आ गई थी। आदर्शवाद बहुत पीछे चला गया था। वे बौद्धिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण की तुलना में निश्चित रूप से बौद्धिकता और यथार्थ को बेहतर मानते हुए भावुकता को उसकी तुलना में कम बेहतर स्वीकार करते प्रतीत होते हैं। यह भी आधुनिकता का प्रभाव स्पष्ट यहाँ पर दिखाई देता है कि समाज कैसे बदल रहा था, सामाजिक मूल्य कैसे बदल रहे थे, चारित्रिक परिवर्तन कैसे हो रहा था, संबंधों का एक नया रूप कैसे उभर रहा था। ये सारे इन नाटकों की कथा वस्तु के माध्यम से ये सारे प्रश्न हमारे सामने आते हैं। लक्ष्मीनारायण मिश्र आधुनिक जीवन के बदलते मूल्यों को लक्ष्य कर रहे थे। आधुनिक जीवन के बदलते मूल्य, हम बार बार आधुनिकता की बात करते हैं, हम बार बार मध्यकालीन चेतना को आधुनिकता की तुलना में कहने की बात करते हैं। ऐसा नहीं, इस आधुनिकता जिसकी हमने वकालत की, जिसका हमने स्वागत किया, इस आधुनिकता के साथ भी बहुत सारी अनुत्तरित समस्याएं और प्रश्न हमारे पास, हमारे जीवन में, हमारी व्यवस्था में चले आए। आज भी हम उस आधुनिकता से कहीं कहीं त्रस्त हैं, लेकिन इस समस्या को उन्होंने उठाया। वे रूढ़ियों को नकारते, अस्वीकारते हुए संकोच नहीं करते, जबकि इससे पहले के नाटककार के मन में ये दुविधा, ये द्वंद्व रहता था कि जो बरसों से चली आई परिपाटी है उसको एकदम नकारना समुचित नहीं होगा। लेकिन यहाँ तक आते आते उन तमाम रूढ़ियों को नकारने में कोई संकोच नाटककार के पास अब नहीं था। उपेंद्रनाथ अश्क रोमांस और भावुकता को छोड़ भी नहीं पा रहे थे और यथार्थ से मुक्त नहीं हो पा रहे थे, यथार्थ को अपनाना भी चाहते थे। वह सामाजिक जीवन में प्राचीन और नवीन दोनों के बीच समझौता करते हुए दिखाई देते हैं। उनको लगता है कि पुरातनता को या प्राचीनता को एकदम छोड़कर, एकदम नकार कर हम कैसे आगे बढ़ें। इसलिए पुरातन में से ही नवीन को निकालने की कोशिश उन्होंने की। लेकिन
आने वाला जो दिखाई देने वाला जो परिवर्तन है, जो नवीनता स्वागत योग्य है, उसको भी उन्होंने स्वीकार किया। तो यहाँ एक थोड़ी मानसिक रूप से एक द्वंद्वात्मक स्थिति नाटककार के पास थी, इसलिए अश्क जी ने दोनों में एक संतुलन बनाकर आगे बढ़ने का प्रयास किया। सेठ गोविंद दास ने और वृंदावन लाल वर्मा, इन दोनों ने आदर्शवाद के पक्षधर बनकर आदर्श की रक्षा की बात भी की और भावुकता का समर्थन भी किया, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर उन्होंने कहा कि नवीनता और मौलिकता को, आधुनिकता को भी हम स्वीकार करें, बशर्ते कि वह निर्दोष हो। इस तरह पृथ्वीनाथ शर्मा मानवतावादी दृष्टिकोण को केंद्र में रखकर आगे बढ़े। उन्होंने जो समस्याएं नाटकों के माध्यम से उठाई, नए हाथ की बात हमने की थी, उस नाटक के या अन्य नाटकों के माध्यम से उन्होंने कहा कि जो दृष्टिकोण है वो मानवतावादी होना चाहिए। मनुष्य सर्वोपरि सत्ता है। ये सारा जो तंत्र है समाज का, व्यवस्था का, ये मनुष्य के लिए ही काम करता है। तो हमारी दृष्टि संवेदनाओं के साथ, सहानुभूति के साथ और मनुष्य के हित और रक्षा को केंद्र में रखकर आगे बढ़ने वाली दृष्टि होनी चाहिए। उनके वो दोनों नाटक जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, छठा बेटा और कैद, जो इस समस्या को हमारे सामने रखते हैं, लेकिन कहीं ये चिंता भी वो व्यक्त करते हैं कि ठोस यथार्थवादी धरातल तो है ही, पर क्या इस ठोस यथार्थवादी धरातल में मनुष्य नहीं रह जाएगा? क्या वह यंत्रवत हो जाएगा? क्या वह मशीन के एक पुर्जे की तरह जीवन में काम करेगा? या हमें संवेदनात्मक धरातल पर संबंधों को बरकरार रखने, उसको बनाए रखने की कोशिश भी करनी होगी। ऐसी चिंता उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से व्यक्त की है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने, एक जो समालोचक हैं, नाटकों के बारे में भी उन्होंने आलोचना की, एक बहुत अच्छा उन्होंने कथन प्रस्तुत किया। वे लिखते हैं, अश्क पहले नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को रंगमंच से संबद्ध किया और उसे रोमांस के कटघरे से निकालकर आधुनिक भावबोध के साथ जोड़ दिया। देखिए, जो रोमांटिक नाट्य सृजन की एक परंपरा थी, जो पाश्चात्य सृजन परंपरा में भी थी और हमारे यहाँ भी थी, छायावाद तक हम उसका स्वरूप कहीं ना कहीं, भले ही नाटक ऐतिहासिक है लेकिन उसमें रोमांटिसिज्म की भी अवधारणाएं साथ साथ जुड़ी हुई हैं। विशुद्ध रोमांटिक नाटक लिखने की परिपाटी और परंपरा भी हमारे पास भारतेंदु द्विवेदी युग से छायावादी युग तक दिखाई देती है। लेकिन यहाँ तक आते आते अश्क ने विशेष रूप से रोमांस को या रोमांटिसिज्म को अब एक प्रकार से नाटक से दूर करने का प्रयास किया और उन्हें इसमें सफलता भी मिली। प्रसादोत्तर नाट्य रचना संसार भी रोमांटिक भावबोध से मुक्त होने की जो छटपटाहट दिखाता है, यहाँ तक आते आते, दूसरे चरण तक आते आते उसे इसमें सफलता मिलती दिखाई देती है। हंस पत्रिका में जो वस्तुतः उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की पत्रिका थी और जो आज भी निकल रही है, बाद में डॉक्टर राजेंद्र यादव उसका संपादन करते रहे और अभी भी वो पत्रिका है। हंस पत्रिका सन 1938 में भुवनेश्वर प्रसाद के नाम से हम उनको एक नाटककार के रूप में जानते हैं, उनको उनके लघु नाटक ऊसर एक बहुत ही चर्चित और एक विलक्षण प्रकार का, एक नई चेतना, एक नई सोच का नाटक है। ऊसर नाटक को वे आधुनिकता बोध का पहला ज्वलंत नाटक मानते हैं। यानी आधुनिकता बोध की वस्तुतः जो सही व्याख्या की गई है, जो सही अर्थों में उसकी सार्थकता पर विचार करता है, वह ऊसर नाटक है। इसी तरह भुवनेश्वर का ही एक अन्य नाटक भी जो बहुत चर्चित नाटक रहा, तांबे के कीड़े भी आधुनिकता बोध की दृष्टि से बहुत ही सराहनीय नाटक माना जाता है। उसमें भी संबंधों को लेकर, अस्तित्व को लेकर, मानवता और मूल्यों को लेकर न जाने कितने प्रकार के प्रश्न उस नाटक के माध्यम से उजागर किए गए हैं। और ये दोनों नाटक इतने कई बार प्रदर्शित हुए, उनकी अभिनयता की दृष्टि से सराहना हुई। ये निश्चित रूप से एक अलग, एक विलक्षण प्रकार की देन हम इसको मान सकते हैं भुवनेश्वर की। तांबे के कीड़े सही अर्थों में विसंगति बोध का नाटक है। आधुनिक युग की एक बड़ी चिंता विसंगति की चिंता है। विसंगति बोध को अगर हम माने एकदम प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते हैं, बिल्कुल समक्ष सामने देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि विसंगति होती क्या है,
उस विसंगति का बोध अगर आप करना चाहते हैं तो तांबे के कीड़े नाम के नाटक का एक बार अध्ययन करें, उसका मंचन देखें, तो आप समझ पाएंगे कि विसंगति का अर्थ भुवनेश्वर जी के दृष्टि में क्या है। मानव जीवन का निरुद्देश्य हो जाना। जब मनुष्य जिस व्यवस्था, जिस समाज में रहता है और वहां रहकर वह यह महसूस करने लगे कि मेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, और मैं अपने जीवन को एकदम निरर्थक महसूस करने लगा हूं, तो यही जीवन की विसंगति है। तो फिर मैं अगर किसी काम का नहीं हूं तो मेरे होने का कारण क्या है, ये प्रश्न जब मन में पैदा होने लगे तो ये विसंगति है। इस तरह की भावना, इस तरह का चिंतन उस समय के, उस समाज के मनुष्य में, भारतीय नागरिक में प्रकट हो रहा था, दिख रहा था, और नाटककार ने उसको वस्तु बनाकर चिंता को हम सबके सामने पहुंचाया। जीवन की अर्थहीनता माने निरर्थकता, और जीवन की निरर्थकता से पैदा हुए उस त्रास, उस तनाव की चिंता नाटककार करता है कि देखिए, जब किसी व्यक्ति को अपना जीवन ही निरर्थक लगने लगे तो उसके जीवन के तमाम तरह के प्रश्न जिनका उत्तर वो खोजना चाहता है वह उनकी तरफ बढ़ने लगता है। इस युग का नाटककार भी अपनी नाट्य रचनाओं के द्वारा यही भावबोध बार बार तरह तरह से संचरित करता है। किसी चरित्र की परिकल्पना करता है तो वह इस मुद्दे से, इस विषय से जोड़ देता है। किसी कथानक में कोई मोड़ पैदा करता है तो इस मुद्दे को जोड़ देता है। मानव के पैदा होने, जीने और मर जाने में कोई संगति जब नहीं रह जाती, मानव के पैदा होने में, जीने में और मर जाने में जब कोई संगति शेष नहीं रह जाती तो विसंगति आ जाती है। और जब ऐसी विसंगति जीवन में आ जाती है तो निश्चित रूप से यह मनुष्य के लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी घातक बन जाती है। अगर इस विसंगति बोध का विस्तार ज्यादा होने लगेगा तो देश के सामने कई प्रकार की चुनौतियां और समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने नाटकों में इन ऐसी तमाम समस्याओं को उठाया जहां पर परिवारों में और मनुष्य की सत्ता में बिखराव या टूटन दिखाई देने लगा था। सब कुछ, समस्त जीवन बेमेल लगने लगा था। उन्हें लगता था कोई संगति ही नहीं है, कोई तारतम्यता ही नहीं है, जीवन की कोई उपादेयता ही नहीं है, और सब कुछ बेमानी लगने लगा था। ऐसी मानसिकता को जब नाटकों की वस्तु बनाकर एकांकियों से जोड़कर प्रस्तुत करने का प्रयास भुवनेश्वर ने किया तो निश्चित ही विसंगति बोध को उन्होंने चरितार्थ करने की बड़ी सफल कोशिश की, जिसकी सराहना दर्शक जगत में, पाठक जगत में हुई। रचनाकार इस तरह मानव जीवन की विसंगतियों को किस रूप में देखता है? अनर्गल प्रलाप के रूप में, कि मानव जीवन में जब विसंगति आती है तो वह अनर्गल प्रलाप भी करने लगता है, अपने आप से बात करने लगता है और एक तनावग्रस्त जीवन को जीने लगता है, तारतम्यता विहीन वार्तालाप करने लगता है। जब वो बात करता है तो ये पता नहीं लगता कि वो क्या कह रहा है, वो कहीं की बात कहीं ले जाता है। ये पूरा जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसका अध्ययन नाटककार करता है तो वह इस बात की ओर संकेत करता है कि जो कुछ बात हम कर रहे हैं उसमें कोई तारतम्यता नहीं है। विशेष रूप से आधे अधूरे नाटक में इसको हम देख सकते हैं कि तारतम्यता का अभाव, विसंगति वहां पर बाकायदा दिखाई देती है। प्रतिकूल या बेढंगी परिस्थितियों का बोध उस नाटककार द्वारा पाठक जगत को, दर्शक जगत को कराया जाता है। अपरिचित पात्र चरित्रों को उजागर कर जीवन की विसंगतियों को बखूबी उकेरने का प्रयास नाटककार करता है। दरअसल बहुत सारे ऐसे पात्र, बहुत सारे ऐसे चरित्र जो अपरिचित हैं लेकिन वो अचानक हमारे सामने आते हैं तो उनसे जो वार्तालाप होती है, उनसे जो संवाद होता है, उस संवाद का स्वरूप क्या हो, उसका स्तर क्या हो, उसकी भाषा कैसी हो और उसका उद्देश्य क्या हो, ये सारे प्रश्न उसके साथ साथ जुड़ते चले जाते हैं। तो विसंगति से चालित होकर व्यक्ति क्या करता है, समाज किस तरह से इस समस्या को ले सकता है, यह प्रश्न उन्होंने उठाया। धर्मवीर भारती का अंधा युग ऐसे ही अनेक समस्या मूलक प्रश्न हमारे सामने खड़ा करता है। मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, ये भी इसी तरह के नाटक हैं। जब अंधा युग युद्ध की समस्या को खड़ा करता है, मनुष्य की
जो प्रहरी जिनकी बात वो बार बार जो इधर से उधर उधर से इधर टहलते हैं, वो अपनी सार्थकता पर ही खुद प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि हम किसकी रक्षा कर रहे हैं। हमें खुद भी ज्ञात नहीं है कि हम रक्षक किसके हैं, और हमारी इस रक्षा पद्धति का वस्तुतः लाभ किसको और क्यों और कैसे मिल रहा है, ऐसे कई प्रश्न वो खड़े करते हैं। और जो महाभारत युग की चिंताएं थीं, उन चिंताओं को वर्तमान समाज की चिंताओं से जोड़कर भारती ने इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है कि पढ़ने वाला हतप्रभ रह जाता है कि कैसे हम पुरा कथाओं को वर्तमान सार्थकता दे सकते हैं, वर्तमान समाज में प्रासंगिक बना सकते हैं। मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन 1958 में लिखा था, लहरों के राजहंस 1963 में और आधे अधूरे 1969 में लिखा था। आप देख सकते हैं कि 58 से 69 तक की इन 3 नाटकों की जो यात्रा है मोहन राकेश की, उसमें भी परिवर्तन तो आया विषय वस्तु और चरित्र चित्रण की दृष्टि से, लेकिन समस्याएं इन तीनों नाटक में केंद्र में रहीं। उन्होंने समस्या मूलकता को नहीं छोड़ा। इन तीनों ही नाटकों के नायक अपने बिखर चुके, चकनाचूर हो चुके और अपरिचित बन चुके घर, हम यानी ये नायक उस घर में रहता है जो उसके लिए अपरिचित है। उस घर को पहचानना, उस घर के निवासियों से अपने संबंधों को दोहराना, ये सब कुछ उसे ज्ञात ही नहीं होता। यानी किस स्तर पर आ जाता है व्यक्ति, ये उस तरह की मानसिकता का चित्रण उन्होंने किया। उस अपरिचित बन चुके घर, अपरिचित बन चुके संबंधों को फिर से प्राप्त करने की ललक या छटपटाहट इन नाटकों में दिखाई देती है। उस घर तक लौट आने की व्यवस्था उन नाटकों में दिखाई देती है। और अपने परिवेश, अपने परिवार, अपने परिकर से अलग होकर जो बोध होता है, जो तनाव पैदा होता है, उस तनाव, उस बोध को भी इन नाटकों ने बहुत ही बारीकी से और खूबी से उकेरा है। कैसे बिखराव से, विघटन से, टूटन से या मनभेद से, माने मतभेद एक बात होती है, लेकिन मनभेद जहां आ जाता है उससे जो छटपटाहट है, नायक का जो टूट जाने का बोध है, उसकी चिंता ये नाटककार करते चलते हैं। अपने आप से अपरिचित हो जाने का बोध इन नाटकों के माध्यम से हमारे सामने आता है। कभी कभी हम कहते हैं कि हम सबके लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन अपने लिए समय नहीं निकालते। हम सबसे बात कर लेते हैं, लेकिन अपने आप से बात नहीं कर पाते। ये यंत्रणा है इस यांत्रिक जीवन की, तो उसी को इस प्रकार के नाटकों के माध्यम से उकेरा गया। इस विघटन से, अपने तथा परिवार से कटने के आचरण से, अपने से अपरिचित होने के बोध से आधुनिकता का बोध बहुत ही बेहतरीन तरीके से उजागर हो जाता है। यही इन नाटकों का बहुत महत्वपूर्ण और रेखांकित प्रदेय है। दो परस्पर विरोधी मूल्यों के बीच की टकराहट, उन दोनों के बीच का द्वंद्व, उन दोनों के बीच की भटकन, ये भी इन नाटकों के माध्यम से हमारे सामने आती है। उससे उत्पन्न तनाव और तनाव को झेलने के लिए अपने को प्रस्तुत करने की तैयारी, ये सब भी इन नाटकों के माध्यम से हमारे सामने आती है। और ये सब आधुनिकता की देन है। इसलिए आधुनिकता बोध का ये नकारात्मक पक्ष है जो हमारे परिवारों को, जो हमारे समाज को, जो हमारे संबंधों को किस तरह से आघात पहुंचा रहा है। लेकिन हम उस आघात को सह रहे हैं, लेकिन उसके उपाय, उसके निदान के लिए चिंतित भी हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे। ये एक समस्या नाटकों के माध्यम से आ रही है। आधे अधूरे मोहन राकेश का जो नाटक जिसकी चर्चा हमने की, उसके सभी पात्र अवांछित पारिवारिक परिस्थितियों में जीने के लिए बाध्य हैं। उस परिवार की वो स्थितियां जो वो चाहते नहीं, लेकिन वो बनी हुई हैं, उनको बदलने की कोशिश करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। उनमें रहना नहीं चाहते लेकिन रहना पड़ रहा है। ये मजबूरी, ये व्यवस्था उनके साथ जुड़ रही है। इसलिए अंततः उन्हें तनाव झेलना पड़ता है। वो तनाव झेलने के लिए बाध्य हैं, विवश हैं, इसलिए झेल रहे हैं। आषाढ़ का एक दिन का नायक व्यक्ति स्वातंत्र्य और राजाश्रय के बीच भटक रहा है। राजाश्रय का जो सुख है और व्यक्ति स्वातंत्र्य की जो चेतना है, इन दोनों में एक द्वंद्व है। एक तरफ राजाश्रय का प्रलोभन है, दूसरी तरफ व्यक्ति स्वातंत्र्य का आकर्षण है, लेकिन वो इस दुविधा से, इस द्वंद्व से निकल नहीं पा रहा।
इस द्वंद्व में फंसी उसकी रचना धर्मिता संकट में पड़ी हुई है और उसके कारण उस रचना धर्मिता के संकटग्रस्त रूप को देखकर वह नायक तनावग्रस्त है और उस तनाव से अपने को मुक्त नहीं कर पा रहा। तो कैसे रचना धर्मिता का कैद में होना या राजाश्रय में होना मानसिक तनाव का कारण बनता है, इसको भी मोहन राकेश ने बखूबी उकेरा है। लहरों के राजहंस का नायक प्रवृत्ति और निवृत्ति अर्थात काम और अध्यात्म के द्वंद्व से ग्रस्त है। एक तरफ काम भावना है और दूसरी तरफ आध्यात्मिक चेतना है। लहरों के राजहंस इसी प्रकार के द्वंद्व और द्वंद्व जनित तनाव को हमारे सामने उकेरता है और हमें सोचने के लिए बाध्य करता है। मोहन राकेश बहुत सारी अर्थ छटाओं के साथ अपने नाटकों को लेकर नाट्य जगत में अवतरित होते हैं। इसलिए मोहन राकेश का नाट्य जगत में प्रवेश एक क्रांतिकारी प्रवेश है। उन्होंने भले ही अपने नाटकों अपने उपन्यासों के माध्यम से कुछ नए विषयों नए मुद्दों को उठाया, लेकिन पूरी धारा को ही एक नई दिशा देने की कोशिश उन्होंने की है। मोहन राकेश के बिंबों, प्रतीकों और रंग संकेतों को यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि इनके माध्यम से उन्होंने विशिष्ट मन स्थितियों को मनोवैज्ञानिक स्तर पर उनका अध्ययन करते हुए, विश्लेषण करते हुए अभिव्यक्त करने की बड़ी रचनात्मक कोशिश की है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस संदर्भ में उनको महारत हासिल है और उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से ये चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत की। विपिन कुमार अग्रवाल का एक नाटक है तीन अपाहिज, ये 1963 में लिखा गया। यह उस समाज की एक अलग तरह की समस्या को हमारे सामने लाता है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का शुतुरमुर्ग और श्री लक्ष्मी नारायण लाल का सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु और कर्फ्यू, ये तीनों नाटक भी इसी तरह से एक नवीन विषय वस्तु के साथ, नाट्य वस्तु के साथ हमारे सामने आते हैं। सुरेंद्र वर्मा ने द्रौपदी नाम से 1970 में एक नाटक लिखा और आधुनिकता बोध से ओतप्रोत नाटकों के माध्यम से सुरेंद्र वर्मा ने कुछ ऐसी माने विवाहेतर संबंधों को लेकर या शारीरिक आकर्षण को लेकर या बदलते आधुनिक समाज की बदलती मानसिकता को लेकर कुछ नाटक लिखे जो चर्चा परिचर्चा का विषय भी रहे, उनकी आलोचना भी हुई, लेकिन कुछ प्रश्न उन्होंने ज्वलंत जरूर उठाए जो समाज में यहाँ यत्र तत्र दिखाई दे रहे थे। इसी तरह प्रसादोत्तर नाट्य साहित्य में कुछ बुजुर्ग नाटककार हमारे सामने आए जिन्होंने आज़ादी के पहले से नाट्य सृजन प्रारंभ किया था और बाद तक नाट्य सृजन करते रहे। उसमें लक्ष्मी नारायण लाल हैं, हरिकृष्ण प्रेमी हैं, उदय शंकर भट्ट हैं, गोविंद वल्लभ पंत हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, अमृतलाल नागर हैं। ये पहले चरण के नाटककार हैं, यानी जो आज़ादी से पहले भी नाट्य सृजन कर रहे थे और आज़ादी के बाद भी करते रहे। उन्होंने लंबे लंबे समय तक इस क्षेत्र में अपना योगदान किया। अमृतलाल नागर ने बहुत सारे रेडियो नाटक भी लिखे। 1976 में नागर जी ने रेडियो नाटकों का एक संग्रह तैयार किया जिसे चंदन वन नाम से प्रकाशित भी किया गया। एक दूसरा चक्करदार सीढ़ियां और अंधेरा, ये भी दूसरा एक रेडियो नाटकों का संग्रह है जो नागर जी का संग्रह है और उसकी सराहना भी इस जगत में हुई। और रेडियो पर उनके बहुत सारे नाटक समय समय पर प्रसारित होते रहे, धारावाहिक रूप में भी प्रसारित हुए। मनोवैज्ञानिक और हास्य व्यंग्य से परिपूर्ण नाट्य भी इस जमाने में कुछ देखने को मिले। महीपाल नामक नाटक में नागर जी एक प्रतिभा संपन्न रचनाकार और उसके जीवन संघर्ष को चित्रित करने की सफलतम कोशिश करते हैं। कैसे रचनाकार के जीवन में संघर्ष आता है और उस संघर्ष से उबरने की वो क्या क्या कोशिश करता है। वर्तमान समाज की परिस्थितियों में बहुत से आदर्शों को लेकर, आदर्शवादी नायकों को लेकर भी ये नाट्य रचना हमारे सामने आती रही। न चाहते हुए भी ऐसे बहुत से काम करने पड़ते हैं मनुष्य को, ऐसे पात्रों को भी नाटकों की वस्तु और विषय बनाया गया। इसी तरह रचनाकार और कलाकार के जीवन की त्रासदियों को उकेरा गया, आधुनिक समाज के सामाजिक जीवन की विसंगतियों को उकेरा गया और इस नाटककारों की पीढ़ी में जो दूसरी पीढ़ी हमारे सामने आई उसमें विष्णु प्रभाकर, भीष्म साहनी, जगदीश चंद्र माथुर,
लक्ष्मीकांत वर्मा, शंभुनाथ सिंह, विनोद रस्तोगी, मोहन राकेश, लक्ष्मीनारायण लाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अमृत राय, ऐसे बहुत सारे नाटककार हैं जिनके नाम लिए जा सकते हैं और ये सारे के सारे उल्लेखनीय नाटककार हैं। और इस तरह से फिर इसके बाद की एक और पीढ़ी नाटककारों की आई जिसको हम तीसरी पीढ़ी के रूप में देखते हैं। उसमें ज्ञानदेव अग्निहोत्री हैं, राजेंद्र कुमार शर्मा हैं, सुरेंद्र वर्मा हैं, रमेश बख्शी हैं, काशीनाथ सिंह हैं, विपिन कुमार अग्रवाल हैं, या मणि मधुकर हैं, दया प्रकाश सिन्हा हैं, शंकर शेष हैं, बलराज पंडित हैं, मुद्रा राक्षस हैं, बहुत सारे नाम हैं, दूधनाथ सिंह हैं, शरद जोशी हैं, नरेंद्र मोहन हैं, स्वदेश दीपक हैं, बहुत सारे नाटककारों के नाम लिए जा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगी क्योंकि समय हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है और आगे भी हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से विभिन्न नाटककारों ने जो है समकालीन समस्याओं को उजागर किया और नाटकों के माध्यम से समाज के सामने लेकर आए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने का और हमें इस विषय पर इतनी अद्भुत जानकारी देने के लिए।